अच्छा, पोप्टोसिस का हमारे पास ये है ना, थोड़ा सा ही रह गया मेरे ख्याल। 10 to 15 मिनट्स मजीद लगेंगे इसमें, तो ये हमारा पोप्टोसिस कवर हो जाएगा आज। मैं बात कर रहा था डेथ रिसेप्टर पाथवे की। डेथ रिसेप्टर पाथवे में मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मली सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास जो है, लाइक फैस जो CD95 है, ये रिसेप्टर है। TNF का रिसेप्टर है। तो जब हमारे पास बाहर से टी लिम्फोसाइट्स लाइक आता है जिसके ऊपर के फैस का लाइगेंड होता है, तो वो जब दोनों मिलते हैं, उन दोनों के मिलने से क्या होगा कि हमारे पास कैस्पेज की एक्टिवेशन हो जाती है, और कैस्पेज जो है वो अल्टीमेटली सेलुलर फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, अपोप्टोटिक प्रोटिस्ट बना देते हैं। ये देखें, डेथ रिसेप्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास ये जी TNF रिसेप्टर फैस उसने शो किया हुआ है। बाइट से हमारे पास एक लिम्फोसाइट आएगा। लिम्फोसाइट के ऊपर हमारे पास होगा जी फैस का लाइगेंड। वो दोनों, ये लाइगेंड समझे, ये लाइगेंड है, दोनों के मिलने से क्या होगा, आगे प्रोटीन्स की एक्टिवेशन होगी, कैस्पेज की एक्टिवेशन होगी। आगे फिर वही सेम, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्जिंग पॉइंट है। आगे फिर वो सारा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, वो आगे जो नेक्स्ट चीजें होंगी। तो डेथ रिसेप्टर पाथवे भी आपको क्लियर हो गया है। अली खान, आप बताएं, डेथ रिसेप्टर पाथवे आपको क्लियर हो गया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है। ओके। तो अब मुझे फिर रिपीट करके कौन बताएगा? लाली खान, आप मुझे रिपीट करके बताएंगे ये जो मैकेनिज्म है डेथ रिसेप्टर का। मैं आपको डायग्राम ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा बताएंगे मुझे इस हवाले से? चलिए, मलाली खान तो लगता है बिजी हैं, तो ईशा आप बताना चाहेंगे? जी सर। सर जी। फैस का जो फैस एल का जो लाइगेंड होगा वो फास्फे सर वो प्रोटीन की एक्टिवेशन करेगा। उसके बाद कास्पेज की एक्टिवेशन हो जाएगी। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन से न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगी और उसकी ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, फिर एपोप्टोटिक बॉडी बन जाएगी और उससे फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इसे मजीद आप बुक से रीड कर लीजिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं है ना, कोई मिसिंग कोई चीज लगेगी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना उसका समझा दूंगा। अब हम आगे जरा कंटिन्यू करते हैं ताकि जो लेक्चर है हमारा वो एंडिंग की तरफ जाए। क्लियर है? सो अपोप्टोटिक सेल्स, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। Apoptotic cells and their fragments entice phagocytes by producing a number of eat-me signals. अपोप्टोटिक बन गया, उससे आगे का हमने समझना है कि अपोप्टोटिक बॉडी से किस तरीके से हमने अपनी जान छुड़ानी है। अब अपोप्टोटिक बॉडी होती है ना, वो ईट मी सिग्नल्स को बनाती है कि यानी फैगोसाइट कहती है आ जाओ मुझे खा लो। ऐसे वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है। वो उसमें एग्जांपल क्या दे रहा है, वो कह रहा है नॉर्मल सेल्स के अंदर फोस्फाटाइल सीरीन इज प्रेजेंट ऑन द इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा। रीड नहीं करता, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल्स की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे ना फोस्फाटाइडाइल सीरीन हमारे पास है। वो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो उसकी जो इनर लीफलेट है ना, अंदर वाली साइड है, एक उसकी बाहर वाली साइड है, एक उसके अंदर वाली साइड है। अंदर वाली साइड पे तो कह रहा है कि फोस्फाटाइडाइल सीरीन होती है। लेकिन अपोप्टोटिक बॉडी के अंदर क्या होता है, अपोप्टोटिक बॉडी के अंदर ये जो है ना, काम उल्टा हो जाता है। उनके अंदर ये इनर लीफलेट से फ्लिप होके आउटर लीफलेट पे आ जाती है। जब आउटर लीफलेट पे आती है ना, तो आउटर लीफलेट पे आने का मतलब ये होता है कि अब मुझे खा लो। फैगोसाइड को दावत देना क्या कि मुझे खा लो। फैगोसाइड जब देखता है ना कि मुझे फोस्फेटाइल सीरीन मिल गई है, तो वो उसे फिर फैगोसाइड कर लेता से खा लेता है। मैं आपको वही रीड करके बताता हूँ। But in apoptotic cells, this phospholipid flips to the outer leaflet, where it is recognized by tissue macrophages, leading to phagocytosis of the apoptotic cells. Cells that are dying by apoptosis also secrete soluble factors that recruit phagocytes.
तो ये था उसकी जो क्लियरेंस का मैकेनिज्म। इसमें जो है ना एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी आपने ना अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। एग्जांपल्स हमारे पास इसमें कौन कौन सी हैं? अपोप्टोसिस मैंने आपको बताया था, अपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, अपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। लेकिन नेक्रोसिस जो है ना, नेक्रोसिस कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकती। जो नेक्रोसिस है वो हमेशा पैथोलॉजिकल ही होती है। अपोप्टोसिस की जो फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो काफी ज्यादा लिखी हुई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन द वोम, उसमें क्या होता है कि जो उंगलियां हैं ना, ये जो फिंगर्स होते हैं बच्चे की, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, झिल्ली से होती है। मतलब ये आपकी फिंगर्स है ना, अभी तो ये सेपरेट है, लेकिन इनके दरमियान जो है ना वो झिल्ली होती है। सारी जो फिंगर वो आपस में ज्वाइन होती हैं एक झिल्ली के जरिए, स्किन का एक पार्ट होता है। लेकिन अब हमें फिंगर्स को बनाने के, प्रॉपर फिंगर्स को बनाने के लिए क्या होता है कि वो जो झिल्ली है ना वो खत्म हो जाती है। वो खत्म कैसे होती है? वो अपोप्टोसिस हो जाती है। फिंगर्स के दरमियान का जो एरिया है ना, वहां पे अपोप्टोसिस हो जाती है। सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, ताकि हमारे पास जो प्रॉपर जो फिंगर है, डिजिट्स है, हमारे पास बन जाए। तो ये एग्जांपल है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, आपको याद रहने वाली एग्जांपल है। ये जो हमारे पास सर पहले। आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही? बाकी बच्चों को भी नहीं आवाज आ रही? सर मुझे आ रही है, सब आ रही है। चले मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा ऊंचा बोलने की, शायद फिर ये बेहतर हो जाए। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल का बता रहा था कि फिजियोलॉजिकल अपोप्टोसिस में जो एग्जाम्पल है, इसमें है कि ड्यूरिंग द नॉर्मल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि जो जब बेबी मदर के मुंह में होता है तो वहां पे जो उसकी फिंगर्स हैं वो शुरू में जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। उन जो झिल्ली है फिंगर्स के दरमियान, उसे खत्म करना होता है। ठीक है, उसे खत्म करना आता है। उसको खत्म करने के लिए वहां पे अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म होता है। ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, यानी कि ये होना ही होना है, ये आपकी नॉर्मल फिजिक का पार्ट है। तो ये उसमें एग्जांपल ही बहुत अच्छी एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल अपोप्टोसिस की। इसके अलावा जो एग्जांपल इसमें अच्छी है वो है जी ल्यूकोसाइट्स जो हमारे पास है, उनका जो नंबर है उनका डिक्लाइन हो जाना एट द एंड ऑफ इम्यून या फिर इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब कोई भी इम्यून रिएक्शन होता है या इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, तो जब वो हमारे पास खत्म हो जाता है, उसके बाद हमें ग्लूकोसाइड का नंबर डिक्रीज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में इंफेक्शन हो गया। जब आपकी बॉडी में इंफेक्शन हुआ है तो ल्यूकोसाइड्स का नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइड का नंबर इंक्रीज हो गया है। लेकिन अब आपकी बॉडी है वो नॉर्मल स्टेट में आ गई है, तो अब हमें जो है ल्यूकोसाइड का नंबर है वो इंक्रीज नहीं चाहिए, तो वो जो नंबर है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो बाकी एग्जाम्पल ये भी आप रीड कर सकते हैं। इसमें मैकेनिज्म का बताया, इसे भी इतना समझने की जरूरत नहीं है। ये टेबल वैसे ही मैंने आपके पढ़ने के लिए रख दिया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप इसे रीड जरूर कर लेना है। एट लीस्ट आपको जो एग्जांपल्स है ना, उनका आइडिया होना चाहिए कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। पैथोलॉजिकल अपोप्टोसिस के एग्जांपल्स का भी आप बताना चाहिए। डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज हो गया जी। तो डीएनए डैमेज मैंने आपको बताया था, डीएनए डैमेज अगर ज्यादा हो जाता है तो वो जो सेल है वो नियोप्लास्टिक हो सकता है, वो कैंसर सेल्स बन सकता है। तो इससे पहले कि कैंसर हो, तो बॉडी क्या करती है, उस सेल को गेट रीड कर लेती है, उसे खत्म कर देती है, ताकि मजीद मसला ना हो। तो डीएनए डैमेज होगा तो ऐसे सेल में अपोप्टोसिस होगी। अगर किसी सेल में मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनेगी, वहां पे हमारे पास अपोप्टोसिस होगी। अगर किसी सेल को हमारे पास वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां पे भी पैथोलॉजिकल अपोप्टोसिस कर दी जाएगी। ये आगे उसके डिफरेंट डिफरेंट तरह से मैकेनिज्म है। ये अगर रीड कर लीजिएगा। लेकिन इसमें इतना कुछ समझने वाला खास चीज है नहीं। समझने वाली जो बात है, याद करने वाली जो चीज है, वो ये चीज है। एग्जाम्पल का आपको बताना चाहिए, पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स कौन सी हैं और फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल कौन सी हैं, ये आपको बताना चाहिए एट लीस्ट। हाउ अपोप्टोसिस डिफर्स फ्रॉम द नेक्रोसिस। ये टेबल है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये हाई यील्ड टेबल है। इसमें से आपके काफी एमसीक्यूज क्लियर हो सकते हैं, तो इसे देख लें अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से एमसीक्यू कोई आता है ना, तो एट लीस्ट वो आपका एमसीक्यू गलत ना हो। टेबल है जी, उसमें नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस का कंपैरिजन किया होगा। नेक्रोसिस भी हमने कर लिया, अपोप्टोसिस भी हमने कर लिया। अब उनका जो डिफरेंस है ना, वो हमने याद करना है।
तो अगर आपको दोनों चीजें याद हो गई हैं तो आपके लिए डिफरेंस भी है वो भी याद करना जो है ना मुश्किल नहीं है, वो आपके लिए आसान है। अब देख ली नेक्रोसिस में वो कह रहा है सेल साइज है वो है दी इनलार्ज हो जाता है, सेलुलर स्वेलिंग होती है। अपोप्टोसिस में जो है वो सेल का साइज है वो कम होता है। ठीक है, पहला पॉइंट याद कर लें, सेल साइज है वो नेक्रोसिस में इंक्रीज हो जाता है, अपोप्टोसिस में जो सेल साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आती है नेक्रोसिस में, याद करें मैंने आपको बताई थी ये तीनों टर्म्स, पिक्नोसिस, कैरियर एक्सिस, कैरिनेसिस, ये तीनों चेंजेस होती हैं। अपोप्टोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है जी, फ्रेगमेंटेशन इनटू न्यूक्लियस ऑफ साइज फ्रेगमेंट्स, बस उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। ये मैकेनिज्म जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसके फ्रेगमेंटेशन होगी। ये जो मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट है नेक्रोसिस के हवाले से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ही मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ, नेक्रोसिस के अंदर वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि अपोप्टोसिस के अंदर वो इंटैक्ट रहती है। सेलुलर कंटेंट्स, एंजाइमेटिक डाइजेशन में लीक आउट ऑफ सेल, एंजाइमेटिक डाइजेशन जो हमारे पास है उनकी हो जाती है, और हो सकता है कि वो जो एंजाइम्स है वो बाहर लीक आउट भी हो जाए, लेकिन अपोप्टोसिस में वो इंटैक्ट रहने की वजह से अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती है। इंफ्लेमेशन, नेक्रोसिस में इंफ्लेमेशन होती है, अपोप्टोसिस में इंफ्लेमेशन नहीं होती है। लास्ट वन है फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल डोर, नेक्रोसिस में है जी इनवेरिएबली पैथोलॉजिक, ये पैथोलॉजिक ही होती है। अपोप्टोसिस में कह रहा है ये फिजियोलॉजिकल भी होती है, ये पैथोलॉजिकल भी होती है। फिजियोलॉजिकल में जो हमारे पास है वो कहता है कि जब अनवांटेड सेल्स हैं उससे गेट रीड करना हो, अगर डीएनए डैमेज हो गया उससे सेल को बचाना हो मजीद, तो उसमें जो हमारे पास अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म होता है। ये टेबल जो है ना ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से कर लेना है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अपोप्टोसिस, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी जो है कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, कुछ रिपीट करना है मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में अब आपने करना ये है कि नेक्रोसिस को अच्छे तरीके से पढ़ना है और अपोप्टोसिस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मैं एमसीक्यूज पूछूंगा हर बच्चे से, तो आपने कोशिश करने का आप उसका अच्छे से आंसर करें। तो आज का भी लेक्चर हम एंड करते हैं, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।